मेरा मानना है कि बहुत चेंज हो जाएगा। एक ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन पूरा अकाउंटिंग का मेथड चेंज कर देगी। हे एवरीवन, द नेम इज़ अरबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिलने वाले हैं सीए कपिल सचदेव सर से, जिनसे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट, अकाउंटेंट या बिजनेस ओनर हैं तो खासकर इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। हेलो सर, वेलकम। कैसे हैं आप? कैसे हो आप? बढ़िया सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाह रहा था कि आप हिंदी मीडियम से आए हैं तो आपको सीए कोर्स क्रैक करने में क्या क्या चैलेंजेस आए, ये हमारे व्यूवर्स को थोड़ा आप बताएंगे। जैसे कि मैं 12वीं तक हिंदी मीडियम में था, इतना अच्छा इंग्लिश भी नहीं था, बहुत मेहनत करनी पड़ी। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, यदि आप मेहनत करते हो तो आपका उसका रिजल्ट मिलता है वो। उस टाइम जब हम लोग पढ़ते तब डिक्शनरी होती थी। अभी तो मोबाइल आ गए हैं कि आप डालो, ट्रांसलेट कर लो, तो तब डिक्शनरी होती थी। तो मेरे को याद है मेरी बुक में सब लेटर के ऊपर नंबर 1 लिखता था, कोने में इसका मीनिंग लिखता था। मेरे को पढ़ने से पहले सबका मीनिंग लिखना पड़ता था। प्रिपरेशन बहुत है। बुक का आजू बाजू पूरा मेरा ट्रांसलेशन से भर जाता है। वैसा करके मेहनत करके किए, बट बहुत आसान हो जाता है यदि आपका मेंटल स्टेटस क्लियर है कि यदि आपको करना है, आप सोचते हैं कि मेरे को कुछ करना है और आप में पूरा जोश रहता है, डिज़ायर रहता है, तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अदर देन इंग्लिश मीडियम थे जी, सब ने क्रैक किया और आज सब बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि कोई लैंग्वेज के कारण मैं नहीं कर पाऊंगा, वैसा नहीं। आप यदि अपना समय दोगे, मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके। अच्छा, इसका कोचिंग क्लासेस भी जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलता है ना? करेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलता है। सीए कोर्स जो है, इसका स्टडी मटेरियल भी हिंदी में नहीं मिल पाता है। अच्छा। और मिलता भी तो जैसे आप टैक्सेशन का जो है जीएसटी है, तो वस्तु एंड कर, हाँ, तो वो हिंदी भी इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक। बट उसको यदि धीमे धीमे मेहनत करें और उस पर कंटिन्यूस एफर्ट डालें ना, तो आसान है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो कंसिस्टेंसी, आपको मेहनत, और आपको हार नहीं माननी। कई बच्चे हार मान जाते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कैसे करूँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा जी। वो यदि आपके मन में डर रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आप यदि मन में फोकस रखेंगे तो हो जाएगा आपसे। आप पहले जैसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो आखिर अचानक मन में ऐसा क्या आया कि आप सीए फील्ड में कम किए? मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं कॉमर्स में आऊँ। एक कज़िन भैया हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप सीए ज्वाइन कर लो। अच्छा। और बीइंग बिजनेस फैमिली से, सीए करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बिजनेस समझ आना चाहिए। हाँ, आपको पैसे का लेन देन, भाई इसको इतना दिया, इतना कमाया, यदि वो आपको समझ आता है ना, तो आपके लिए सीए करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यदि किसी को सीए करना है तो बिजनेस को समझना पड़ेगा। इसीलिए शायद आज, सॉरी टू इंटरप्ट, इसीलिए शायद आज मैक्सिमम मारवाड़ीज और सिंधीज कम्युनिटी के सीए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छे से जानते हैं। करेक्ट, ये फैक्ट बात है जी कि ज़्यादा मारवाड़ीज और सिंधीज सीए हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपका जो एजुकेशन का पीरियड था वो स्ट्रगल वाला था या कैसा था? मतलब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह आपका कैसा रहा है? फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। मैं मुंबई से मेरी पढ़ाई हुई है। अच्छा। 12वीं तक मैं यहाँ था, उसके बाद मैं मुंबई चले गया। हम लोग का हॉस्टल था और हॉस्टल में 50 लोग हुआ करते थे हॉस्टल में, और सभी सीए बच्चे थे। ओके। तो स्ट्रगल तो हॉस्टल लाइफ में, पहली बार घर से बाहर निकले थे तो हम लोग मज़ा करते करते पढ़ाई की। हाँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप घर में अकेले रह के पढ़ रहे हो ना, तो आपको हो सकता है थकान लगेगी। हाँ। लेकिन आप 50 लोगों के बीच में, सब 50 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिल जाता है, एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। सही बात। मैं बाकी सबको भी बोलना चाहूँगा कि यदि आप पढ़ रहे हो ना, तो एक ग्रुप बना के पढ़िए। उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस आप पढ़ नहीं सकते। हाँ। डिस्कशन का भी कि भाई लॉ पढ़ लिया, फिर आपस में डिस्कस कर लिए, मैंने बोल दिया, उसने सुन लिया, कुछ आर्ग्यूमेंट कर लिए, तो उससे आपका रिटेंशन बढ़ जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। तो ऐसे कोर्सेज के लिए यदि आप पढ़िए, साथ में डिस्कशन करिए, तो एक अच्छा सर्कल बनाइए। आपका भी लो फील कर रहे हैं तो आपका फ्रेंड, नहीं यार पढ़ना है, अपने को नहीं पढ़ना है, थकना नहीं, तो आपका सराउंडिंग, आपका सर्कल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका सर्कल अच्छा है तो आप मेहनत करके रिजल्ट को पा सकते हैं। ठीक। आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। हाँ, एक कंपनी मिल जाती है। इसीलिए अपने बिलासपुर में भी लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट हो गया, सब लाइब्रेरी जा रहे हैं। हाँ। तो रीजन वही है कि घर में बैठ के मम्मी याद आ रही, खाना, टीवी, ये सब कुछ भी चल रहा है, लेकिन लाइब्रेरी में जाके एक फोकस में जाके आदमी मेहनत कर सकता है। हाँ। और जब तक मेहनत नहीं करेगा, समय नहीं रहेगा, तब तक सीए होना डिफिकल्ट है। ठीक। अच्छा सर, आजकल देखा जाए अगर ग्राउंड लेवल पे मार्केट में, तो किसी बिजनेसमैन से अगर उसके अकाउंट से अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाए तो उसको अपने सौतेली औलाद की तरह थोड़ा साइड रख दिया है। मतलब मेरे को इसके बारे में नहीं पता, मेरा सीए जानता है, मेरा अकाउंटेंट जानता है, मतलब कुल मिला के वो उतना अवेयर नहीं है। तो इसका आपको रीज़न क्या लगता है और इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले क्या था, सब कुछ जितना भी टैक्सेशन सिस्टम था, सब कुछ ऑफलाइन था। हाँ।
और ऑलमोस्ट चीज़ें सीधे मैनेज कर लेता था उसके। जब ईयर एंड पे ऑडिट होता था सब कुछ मैनेज हो जाता था, टैक्स प्लानिंग हो जाती थी जी। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर हो रही है। सब कुछ डेटा गवर्नमेंट के पास जा रहा है और यदि एक आपका गलत डिसीजन ले लिया आपने तो उसको रेक्टिफाई करना, सुधारना मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से बिजनेसमैन को टैक्सेशन का नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कब आता है, वो सितंबर में ऑडिट के लिए आएगा, जुलाई में रिटर्न के लिए आएगा, तब तक ऑलरेडी ईयर पास ऑन हो सकता है, तो कुछ प्लानिंग नहीं हो सकती, कुछ गलती होगी तो सुधारा नहीं जा सकता। तो बिजनेस को बेसिक नॉलेज होना चाहिए टैक्सेशन का, ताकि वो अपना डे टू डे लाइफ में अच्छा बिजनेस करे। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जिस बिजनेसमैन को टैक्सेशन का अच्छा नॉलेज है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। टैक्स को प्लानिंग कर पाते हैं। टैक्स में दो चीज़ होता है, एक टैक्स इवेजन होता है, एक टैक्स प्लानिंग होता है। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी, अच्छा, जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक होता है टैक्स की प्लानिंग, कि आप टैक्स की प्लान ऐसा करें कि आपको टैक्स भी कम आए और आपका इनकम भी बराबर जनरेट। वो कब होगा, जब आपको अच्छा नॉलेज होगा। तो अच्छे बिजनेसमैन को हमेशा क्या बोलते हैं, टैक्स का नॉलेज होना, कि उसको एक्सपर्ट नहीं होना है लेकिन कहाँ पे किस टाइम पे मेरे को अपने सीए के पास जाके पूछना है। कई बार क्या होता है, वो ईयर एंड के बाद हमारे पास चीजें आती हैं, जब तक समय तब जा चीजें, हाँ, तो उसको कब पूछना है वो भी पता होना, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग उसको करेक्ट पता होना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने अपना एक चैनल चालू किया, लर्न विद कपिल करके। इसमें बिजनेसमैन को बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से, उनको लॉ का एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन बिजनेसमैन को जितना टैक्स, करेक्ट है, जितना टैक्स का नॉलेज होना चाहिए वो उनको मैं बताता हूँ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, 50 सेकेंड 60 सेकेंड के शॉर्ट्स रहते हैं, तो उससे वो अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और नॉलेज ऐसी चीज़ है, नॉलेज आदमी को रहेगा तो कभी भी काम है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। ठीक बात। दोस्तों, सर के यूट्यूब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। छोटे छोटे शॉर्ट्स रहते हैं जिससे आप टैक्सेशन से लेके अकाउंटिंग से लेके सब चीज़ों में अवेयर हो सकते हैं, तो उनको आप रीच आउट करिएगा, वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सर, आपका एक फाउंडेशन है जो सर्वज्ञता फाउंडेशन नाम से, आई थिंक, करेक्ट, तो ये आपके दिमाग में कब से आया, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। सर्वज्ञता फाउंडेशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आज अपने देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम, पॉवर्टी है, सब कुछ है जी। सभी चीज़ का सोल्यूशन क्या है, एजुकेशन। यदि इंसान पढ़ लेता है, उसको सही एजुकेशन मिल जाए तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर, वो खुद बाहर रह जाता है, उसका पूरा परिवार बाहर। एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट। अब मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ सकते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक बात, इस कारण वो पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, उनके लिए मैंने फाउंडेशन चालू किया है कि जो पढ़ सकते हैं, जिनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनका माइंड शार्प है, जिनमें डिसिप्लिन सब कुछ है, लेकिन रिसोर्स नहीं है उनके पास, तो उनके लिए फाउंडेशन। ये फाउंडेशन क्या करेगा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आज सेटल हो गया तो मैं किसी 2 लोगों को पढ़ाऊँ, 3 लोगों को पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे को सही कैंडिडेट नहीं मिला। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं जाके कैंडिडेट ढूंढूं। और अभी फ्रॉड का भी सिनेरियो इतना ज़्यादा हो गया कि आदमी को डर लगता है कि मैं दे रहा हूँ तो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा, रिलाई नहीं हो पाता। तो 2 लोग हैं, एक है जिनको पढ़ना है, एक है जिनको कुछ अच्छा करना है, बट दोनों मिले कैसे? ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जी। तो उनको मिलाने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, सर्वज्ञता प्लेटफॉर्म। उसमें स्टूडेंट्स आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो खुद आए या फिर किसी वॉलंटियर के थ्रू आए। सपोज आपके ध्यान में कोई आता है, भाई ये बच्चा अच्छा है, पढ़ सकता है, कैपेबल है, लेकिन रिसोर्स नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे रजिस्टर करा दिया। तो वहाँ पे रजिस्टर करेगा, अपना डॉक्यूमेंट्स डिटेल देगा, हमारी टीम जाएगी, उसको पूरा वेरीफाई करेगी। क्या वेरीफाई करेगी? उसका बैकग्राउंड वेरीफाई करेगी, उसका डॉक्यूमेंट, करेक्ट, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, उसका IQ चेक करेगी, उसका डिसिप्लिन चेक करेगी, उसका कमिटमेंट चेक करेगी। वो सब चेक करने के बाद उसको हमारे पोर्टल पे लिस्ट होगा, सर्वज्ञता प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा विथ उसकी ग्रेडिंग कि भाई उसका IQ 10 आउट ऑफ 9, उसका फाइनेंशियल कंडीशन चेक हो, उसका एक बजट बनेगा कि उसकी स्कूल फीस साल की ₹1,00,000, उसको 50,000 रुपये ट्यूशन फीस चाहिए, 20,000 रुपये की बुक्स चाहिए। वो पूरा बजट बन के पूरा वेरीफाई होके पोर्टल पे लिस्ट हो। अब मेरे को कुछ अच्छा करना है या आपको कुछ अच्छा करना है, तो आप हमारे पोर्टल पे आइए, आपको बहुत सारे बच्चे दिखेंगे, उसका आप क्या बोलते हैं डिटेल देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए, आपको ठीक करेक्ट है, आपको लगेगा कि ये बच्चा अच्छा है, तब हमसे कांटेक्ट करिए, हम उसका और भी डिटेल आपको फिर आप सेटिस्फाई होते हैं तो वहाँ से आप उसको डोनेट नाउ करेंगे। आप यदि उसको डोनेट करेंगे कि मेरे को स्कूल फीस देनी है उसकी, तो डायरेक्ट उसका पैसा उसके स्कूल फीस में ही जाएगा। आप बोलेंगे कि मेरे को बुक्स देना है, तो उसको बुक्स लेके डायरेक्ट उसको दी जाएगी। फिर आपको उसका अपडेट भी मिलेगा कि भाई ये बच्चे का ये रिसीप आई, आपको मिल जाएगा। साल के आखिरी में उसका प्रोग्रेस भी पता चलेगा। तो आपका जो 2 गैप है कि मैं सही बच्चा
और देने वाला, वो गैप को दूरी करने के लिए इसको हमने अभी शुरू किया है। इसका प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से, मतलब अभी जो मार्च में नया एकेडमिक ईयर चालू होगा उसमें हम लोग बच्चों को इसमें लिस्ट करेंगे। और आपके दर्शकों से भी मैं विनती करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपके यदि ध्यान पे कोई बच्चे आते हैं तो इस पे लिस्ट कराएं। जी। और यदि आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो भी इस पे आके देखें। बिल्कुल। और ये बिलासपुर से शुरू कर रहे हैं और ऐसा है कि बिलासपुर से शुरू करके बाहर पूरा जो पढ़ सकता है सबको पढ़ाना है। ये पैन इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेके इतना ट्रांसपेरेंट, इतना स्मूथ प्रोसेस रखना है कि इसमें कोई फ्रॉड का चांस ना हो। जो कैंडिडेट है एकदम जिसको ज़रूरत है वही वहाँ पे आए, पूरा ट्रांसपेरेंट सब चीज़ें रहें। ठीक, ये मेरा प्लान है। बहुत अच्छी पहल है, कह सकते। करेक्ट है। क्योंकि बोलते सब हैं कि हाँ ये पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने का, कहने की एक आदमी का लिमिटेशन है। आप और मैं, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। करने वाले देने वाले बहुत लोग हैं, तो ये टीम बन रही है कि भाई आप थोड़ा दे दिया, मैं थोड़ा दे दिया। यदि उसको लाख रुपए की रिक्वायरमेंट तो एक जन लाख रुपए नहीं दे सकता, लेकिन मैं मेरे बर्थडे में उसको 1000 रुपए डोनेट कर सकता हूँ। हाँ करेक्ट। और 1000 करके यदि 100 लोग कर दिए तो उसका काम हो जाता है। किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है तो 1000-2000 ऐसा। करेक्ट है, सही चीज़ है। और एजुकेशन से पूरा सोसाइटी आगे और सब एक साथ ग्रो करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा सर, आज एक ऐसा दौर है जहाँ पे एक व्यापारी कह लें कोई नई चीज़, टेक्नोलॉजी खासकर अडॉप्ट करने से काफ़ी घबराता है। तो वैसे समय में आप पेपरलेस ऑफिस का कॉन्सेप्ट लाएं अपने यहाँ, तो इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट किए, क्या चैलेंजेस आए, इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। मेरा ये मानना है आज बिजनेस या प्रोफेशन, हम लोग प्रोफेशन में और बिजनेस में टेक्नोलॉजी को यदि आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। सही है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कुछ कॉस्ट होती है, हाँ, कुछ उसमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट टू चेंज बहुत होता है, अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, मेट्रोज में थोड़ा कम होता है। हाँ, बट उसका कोई ऑप्शन नहीं। यदि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे ना तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आज यहाँ पे आप बिलासपुर में, आपने यहाँ स्पेस का इशू नहीं, आप मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, पर स्क्वायर फीट रेंटल कितना ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ओन कॉस्ट कितना ज़्यादा है। यदि वो फाइल मेंटेन करेंगे तो उनका तो रेंटल कॉस्ट और मेंटेनिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो वहाँ पे वो लोग सोचते हैं अपने यहाँ जगह अवेलेबल है इसके लिए नहीं सोचते। हाँ, तो वो आइडिया मेरे माइंड में था क्योंकि मैं मुंबई से रहा हूँ और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। तो शुरू में दिक्कत गई, रेजिस्ट टू चेंज आया, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फाइनली वो अचीव हो गया है। और उससे ऐसा हो गया कि कोविड पीरियड के टाइम मैं इफेक्टिवली काम कर पाया क्योंकि मेरा पेपरलेस ऑफिस था। हाँ। ऑफिस बंद होने से मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं है, मैं टाइम पे सब जीएसटी रिटर्न डाल पाया जहाँ सिस्टम है, सर्वर है। करेक्ट है। ओके। दूसरा चीज़ क्या होता है पेपरलेस से, आज मेरे को बैकअप लेना है, बैकअप की जिम्मेदारी है, पेपर संभालने हैं। आज मेरे को 5 साल पहले के भी जीएसटी में नोटिस आना चालू है 17-18, तो मेरे को वो फाइल ढूंढनी है, उसमें फाइल में पेपर ढूंढना है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं सिंगल क्लिक में अपना डॉक्यूमेंट डिटेल रिट्रीव करके काम चालू कर सकता हूँ। ईज टू एक्सेस हो सकता है, ठीक, इजीली काम हो सकता है। एक तरीके से नेचर सेविंग भी है अगर देखा जाए तो। करेक्ट है। हाँ, पेपरलेस है। हाँ। पेपर में तो सीधा अपना नेचर को हिट करता है। आप वैट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या जीएसटी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? मेरा एक्सपर्ट जो फील्ड है जीएसटी है। ओके। मैं जब मुंबई से शिफ्ट हुआ यहाँ पे, मैं 2011 का पास आउट हूँ। अच्छा। और वहाँ पे मैं कॉर्पोरेट पे जॉब कर रहा था, फिर मैं अपने फैमिलीज़ के लिए और यहाँ पे आया था। तो मैं 2017-16 में जब आया बिलासपुर, तब जीएसटी नया आया था। मैंने छत्तीसगढ़ वैट पे काम ही नहीं किया है। ओके। और मेरा एजुकेशन मुंबई से हुआ है, तो वहाँ पे महाराष्ट्र वैट होता है और सीए में वैट अलग से स्टेट वाइज वैट सिलेबस में नहीं होता। हाँ। तो सीजी वैट का मेरा जीरो नॉलेज, जीरो एक्सपोजर है। ओके। और चूँकि जब मैं आया बिलासपुर तभी जीएसटी नया आया था, तो मेरे को पढ़ने का बहुत टाइम मिला। तो मैं उस टाइम उस पर अच्छा पढ़ाई किया, सेमिनार्स वगैरह भी लिया, बिजनेस के पास गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ, मेडिकल एसोसिएशन हुआ, वहाँ पे अलग अलग सेमिनार्स भी लिए। तो जीएसटी मेरा एक्सपर्ट एरिया है। ओके। और अभी मेरी मेन प्रैक्टिस जीएसटी की है, जीएसटी प्लस अकाउंट्स की। ओके। अच्छा, इसका वर्किंग या वर्कलोड अगर देखा जाए तो वैट के कंपैरिजन में जीएसटी में ज़्यादा है, ऐसा बोलते हैं। चाहे वो अकाउंटेंट्स पे हुआ या सीएस पे हुआ, तो कुछ फील किए आप ऐसा? जीएसटी और एकदम ड्रास्टिक 360 डिग्री शिफ्ट है। वैट पूरा पेपर बेस्ड था। हाँ, वहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी, मेजर चीज़ें ऑफलाइन होती थी। उसका जो असेसमेंट होना है, ऑर्डरिंग होना है, सब कुछ क्या, और रिटर्न भी उसको फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट में फिजिकल साइन कॉपी सबमिट करनी पड़ती थी। क्योंकि जीएसटी पूरा ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन देना है। नोटिस अभी ऑफलाइन आ रही है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी ऑनलाइन हो जाएगी। ठीक। तो जीएसटी पूरा ऑनलाइन हो गया। इससे क्या हो गया, थोड़ा सा ईजी तो हो गया है काम का। वैट में रिटर्न्स कम थे, कंप्लायंस कम थे कि साल में एक बार आपको रिटर्न डालना है
और यदि आप बड़े व्यापारी तो क्वार्टरली आपको रिटर्न डालना है, चालान पटाना है। जीएसटी में आपका मंथली कंप्लायंस आ गया, मंथली 3 रिटर्न, 3 भी डालना है, 1 भी डालना है, 2 भी मिलाना है, तो कंप्लायंस बढ़ गया है। तो कंप्लायंस बढ़ने के कारण थोड़ा रेमुनरेशन तो बढ़ा है इसमें, क्योंकि इसमें काम डबल हो गया और सब कुछ ऑनलाइन है। एकदम ध्यान से, लॉ में भी बहुत सारा चेंज होता है। आप जैसे जीएसटी जानते हैं कि हर कुछ दिनों में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन शुरू में तो इतने नोटिफिकेशन आए, रोज 2-4 नोटिफिकेशन आते थे, तो मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक सीए को हमेशा अपडेट भी रहना पड़ता है। करेक्ट है, एक बड़ा चैलेंज है। सीए की फील्ड ऐसी है कि यदि इसमें आप अपडेट नहीं है तो आप अच्छे से काम नहीं करते। और आज कोई लॉ है, कल नहीं। करेक्ट है। और आप गूगल ये सब का भरोसा नहीं कर सकते। आप वीडियो देख के यदि कर रहे हैं ना, बहुत लोग ऐसा है कि वीडियो देख के करते हैं, लेकिन वो वीडियो कौन से डेट का आपको नहीं पता। ठीक। तो आज के डेट में क्या नोटिफिकेशन है वो देखना पड़ेगा। तो रेगुलर अपडेट होना बहुत जरूरी है जीएसटी में। और किसी भी फील्ड में, आप कोई भी फील्ड, आप बिजनेस में भी हैं, आप अपने बिजनेस में अपडेटेड नहीं है, आप एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। मतलब ट्रेडिशनल हमेशा काम नहीं आएगा, आपको मॉडर्न थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ेगा। अपना नॉलेज को हमेशा थोड़ा आपको अपग्रेड बढ़ाते हुए चलना पड़ेगा। सर, आजकल एक बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा नोटिस आ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए क्या प्रिपेयर करें या कैसे कर सकते हैं उसको? अभी जीएसटी में बहुत ज़्यादा नोटिस आ रहा है। अभी 17-18 का नोटिस आना चालू है और कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसका नोटिस ना आ रहा। ऑलमोस्ट सभी को कुछ ना कुछ नोटिस आ रही, क्योंकि 17-18 में टैक्स का अवेयरनेस था नहीं। नया सबको उतना नॉलेज नहीं था, सबसे कुछ गलती हुई, लॉ भी चेंज हुआ, तो 100% बहुत ज़्यादा नोटिस आ गई। और 18-19 की भी नोटिस आना चालू हो गई। तो नोटिस से बचने के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपको अपना अकाउंट्स तो बहुत अच्छा है, आप भी अकाउंट स्वीट्स जानिए। यदि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही रहे, आप डॉक्यूमेंटेशन बराबर करेंगे, तो आप आगे चल के यदि नोटिस आते भी है तो आप उसको अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे और टैक्स और पेनल्टी से बच पाएंगे। तो नोटिस से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपडेटेड रहना है। ठीक, लॉ में जो चेंज आ रहा है उसको आपको अडॉप्ट करना है, प्लस आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंटेशन बहुत, डेटा मैनेजमेंट। आपके पास यदि आप इनपुट टैक्स रेट ले रहे हैं तो इनवॉइस होना चाहिए। 5 साल तक इनवॉइस मेंटेन करना है। आप इनकम टैक्स में पूरा फेसलेस हो गया है। तो वो कैसे होगा, आपका क्या बोलते हैं स्क्रूटनी यहाँ पे नहीं कहीं और पे होगा। तो आपका डॉक्यूमेंट यदि स्ट्रांग है और अकाउंट्स स्ट्रांग है तो आपका नोटिस से आप बच सकते हैं। और यदि नोटिस आती है तो भी आप उसको प्रॉपर्ली रिप्लाई कर करके बच सकते हो। ठीक, अपने आप व्यापारी डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं कर पाते, मेंटेन करता है तो संभाल नहीं पाता है। उसको 5 साल संभालना है उसको। अब 5 साल पहले का कोई नोटिस आ गया, अभी 17-18 का नोटिस आ रहा है, 18-19 का आना चालू हुआ। 17-18 का लास्ट डेट 31 दिसंबर है, 18-19 का मार्च में लास्ट डेट है। तो उस टाइम का डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखना है। तो जो यहाँ पे व्यापारी नहीं कर पाते और उसके लिए फिर उनको दिक्कत होती है। तो मैं सभी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग रखिए। आप बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी लिख रहे हैं उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। वो डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अच्छा सर, अब मैं आपका पर्सनली व्यू जानना चाहूँगा कि आपको सीए प्रोफेशन में सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है, या एक प्लस पॉइंट बता दीजिए, एक माइनस पॉइंट। एक ही पॉइंट है जो प्लस है और माइनस है। अच्छा, सीए प्रोफेशन ऐसा है, अपन ने जो अभी तक डिस्कस किया, कंटिन्यूस अपडेट का प्रोफेशन। मैं यदि अपनी लर्निंग छोड़ दूंगा तो मैं काम नहीं कर सकता। मेरे को कंटिन्यूस अपडेट होना है। वही मेरा प्लस है, वही मेरा नेगेटिव है। प्लस क्यों है, क्योंकि मैं अपडेट हो रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव क्या है, इससे कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ से साथ मेरे को डिसबैलेंस करना है। हर महीने मेरे को 11 तारीख को GSTR1 भी डालना है, 20 तारीख को 2B भी डालना है, फिर PMT भी डालना है, जुलाई में इनकम टैक्स, सितंबर में फिर ऑडिट, फिर दिसंबर में फिर GST, कंटिन्यूस ड्यू डेट्स। वो ड्यू डेट को छोड़ नहीं सकते। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो कई बार थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो उसकी दिक्कत वाली बात है। और प्लस पॉइंट है कि एक अच्छी इज्जतदार वेल रिस्पेक्टेड जॉब है, प्रोफेशन है, तो वो उसका बेनिफिट भी है। मैं जहाँ तक देखा हूँ, सीए काफ़ी एक चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि वो एक ऐसा मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है जो एक तरफ से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है, तो उसके फ़ायदे की बात बता रहे हैं, एक तरफ से व्यापारी को या बिजनेस ओनर को कह लीजिए टैक्स बचाना बता रहा है। तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं रोल को? ये आपको जो स्टार्टिंग में बताया, टैक्स इवेशन और टैक्स प्लानिंग। टैक्स तो सरकार को चाहिए, क्योंकि टैक्स मिलेगा तब सरकार ग्रोथ करेगी। लेकिन टैक्स प्लानिंग, अब बिजनेसमैन को टैक्स कैसे प्लान करना है, तो हम लोग को टैक्स इवेशन को तो छोड़ना है, तो उसको प्रमोट नहीं करना है। उसको व्यापारी को बताना है कि फिर टैक्स इवेशन करोगे तो आज नहीं कल आपको पेनल्टी है। लेकिन टैक्स प्लानिंग इथिकल है। टैक्स प्लानिंग गवर्नमेंट अलाउड करती, कोर्ट ऑफ लॉ में भी अलाउड है। तो हमको वे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोविजन का क्या प्लान करके हम व्यापारी का टैक्स बचा सके और गवर्नमेंट के लिए हम
व्यापारी को अवेयर करते कि आप टैक्स इवेशन करोगे तो आपको आगे जाके दिक्कत आएगी। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टैक्स इवेजन को कट करते हैं और व्यापारी के लिए हम लोग टैक्स प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से हम लोग दोनों का बैलेंस करते हैं। अच्छा सर, टैक्स की बात आखिर चली रही है तो मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स नहीं है, वो अपने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से अपना मेन इकोनॉमी बूस्ट कर रही हैं या अदर भी सोर्सेस हैं, तो क्या सच में इंडिया को टैक्स की ज़रूरत है या कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिनको बेस बना के या पिलर बना के उस पर इकोनॉमी टिक सकती है? नहीं, मेरे को लगता है टैक्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अपना इनकम पैरिटी बहुत है, जो ऊपर जा रहा है बहुत ऊपर जा रहा है, जो गरीब है उनको नहीं मिल रहा है। हाँ। तो टैक्सेशन सिस्टम का मेन ढांचा क्या है, जो अमीर है वो ज़्यादा टैक्स दे। ओके। आज आपका इनकम टैक्स का स्लैब ऐसा ही कि 10 लाख के ऊपर 30%, मतलब जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे। वो पैसा किसके लिए यूज़ आएगा? जो कम। करेक्ट। तो इंडियन का जो ये फिलोसफी टैक्सेशन सिस्टम का बहुत सही फिलोसफी, अपने यहाँ कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्स नहीं है जैसे अरब कंट्रीज है, पूरा ऑयल पड़ा हुआ है, अपने यहाँ वैसे कोई रिसोर्स नहीं है कि अपन उस पर पूरा डिपेंड हो पाए। और ये इनकम पैरिटी को मेंटेन करने के लिए टैक्सेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। और टैक्सेशन में अभी ग्रोथ भी आ रही है। जीएसटी का पिछले महीने का कलेक्शन था 1,65,000 करोड़, तो बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया है। वो तो एनी टाइम मैं सुनता हूँ रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहा हुआ है। इनकम टैक्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया है, तो कलेक्शन तो बहुत अच्छा आ रहा है टैक्सेशन। वो अच्छे से यूज़ हो, अपने देश के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, तो देश बहुत आगे जा सकता है। सर, एक सवाल मेरा लगभग हर चीज़ से रहता है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 5 साल बाद आप अकाउंटिंग और अकाउंटेंट्स को कहाँ पे देखते हैं? क्या इन लोग का रोल सेफ है या दुनिया भर के जो अपडेट्स आ रहे हैं और एआई आ रहा है उससे उनको कुछ अफेक्ट करेगा? मेरा मानना है कि बहुत चेंज हो जाएगा। एक ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन पूरा अकाउंटिंग का मेथड चेंज कर देगी। अच्छा। अभी जो आप अकाउंटिंग करते हैं वो अपन मैनुअल अकाउंटिंग, डेटा अपन इंटर करते हैं। हाँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करेगा कि बैंक में सपोज आपकी एंट्री आई तो वो ऑटो आपके बुक्स में एंट्री हो जाएगी। ओके। वहाँ पे लेजर भी नहीं लेना पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी जिस दिन आएगी, आज जो काम कर रहे हैं, जिस दिन ब्लॉकचेन पूरा आ जाएगा, टोटल मेथड चेंज हो। इवन हम लोग के लिए, हम लोग जो आज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पहले आज से 4-5 साल पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, हम लोग क्लाइंट से डेटा मांगते थे कि भाई आपका म्यूचुअल फंड का बताओ, सैलरी का डिटेल बताओ। आज हमको कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ गवर्नमेंट के पास दिखता है। हम लोग को खाली वेरीफाई करना है कि क्लाइंट जो बता रहा है सैलरी और गवर्नमेंट के पोर्टल में कितना। तो एक टाइम आ सकता है गवर्नमेंट बोलेगी आपको फाइल करने का जरूरत ही नहीं है। यूके में मेरे एक फ्रेंड है, उससे बात हो रही थी, वहाँ पे सैलरी वालों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। एक बिलो एक लिमिट डिसाइड किया, उनके पास ऑलरेडी डेटा है, उस लिमिट के ऊपर ही आपको फाइल करना। उनके पास डेटा है, उसमें से टीडीएस कट जाता है तो रिटर्न फाइल कर। तो डेटा जो कैप्चर कर रहा है टेक्नोलॉजी से बहुत चेंज होने वाला है। कंप्लायंस पूरा चेंज हो जाएगा। जीएसटी रिटर्न शुरू में डालना दिक्कत होता है, धीमे धीमे आसान हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है। हाँ। तो अकाउंटेंट्स के लिए, इवन टैक्स प्रोफेशनल, हाँ, जो खाली कंप्लायंस का काम कर रहे हैं, उसके लिए भी काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। आज जो कर रहे हैं वो हो सकता है 5 साल बाद ना करें, कुछ और करना पड़े। इसीलिए अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। काफ़ी चेंज आने को काफ़ी अभी मेरे को याद नहीं कौन सा सर्वे था, वर्ल्ड लेवल का सर्वे था, उसमें डिसाइड की कौन कौन सी जॉब खतरे में। उसमें सेकंड नंबर पे अकाउंट्स और कंप्लायंस की जॉब खतरे में दिखाया था। ग्रोथ में था डेटा एनालिटिक्स और ये सब आगे बढ़ रहे थे, और अकाउंट्स की जॉब को खतरे में बताया था। ओके, ये थोड़ा सा करंट अकाउंटेंट्स के लिए थोड़ा सा मतलब उनको अपने आप को अपडेट करना। हाँ, उनको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, वे ऑफ वर्किंग थोड़ा सा इम्प्रूव और करने की ज़रूरत है।